सवाल खड़ा करती है। उनका जवाब पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया यानी भूत प्रेतों की दुनिया बिल्कुल अलग है। उस दुनिया में सिर्फ सवाल होते हैं, कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि जवाब खोजने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। यह घटना कई साल पहले बिहार के एक छोटे से गांव में हुई थी, जहां खेतों की सिंचाई के लिए आज की तरह मोटर या बोरिंग नहीं थी, बल्कि पूरा गांव सरकारी नाले के पानी पर ही निर्भर था। और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि दिन के समय उस नाले में पानी बहुत ही कम आता था, इतना कम कि उससे खेतों की सिंचाई करना लगभग नामुमकिन था। इसलिए गांव के किसान मजबूरी में रात के समय अपने खेतों में पानी देने जाते थे, क्योंकि उस समय नाले में पानी का बहाव थोड़ा तेज होता था। उसी गांव में रामेश्वर नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। दोनों बहुत मेहनती थे, दिन भर खेत में काम करते और रात में जब जरूरत पड़ती तो बिना थके खेतों पर पहुंच जाते, क्योंकि उनकी गेहूं की फसल इस समय बहुत नाजुक हालत में थी और अगर फसल को समय पर पानी नहीं मिला तो महीनों की मेहनत बर्बाद हो सकती थी। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। रात के करीब 8 बजे थे। गांव धीरे धीरे शांत हो चुका था, घरों के दरवाजे बंद हो रहे थे और लोग अपने अपने बिस्तरों में जा चुके थे। लेकिन रामेश्वर और सीता के लिए ये आराम का समय नहीं था, बल्कि काम का समय था। लेकिन पता नहीं आज सीता का मन खेतों पर जाने का क्यों नहीं हो रहा था। शायद उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी या कुछ और बात थी जो वो अपने पति को नहीं बताना चाहती थी। एगो बात कहे जी, आज हमरा देह बहुत टूट रहा है। आज भी जाना जरूरी है का? कल तो गए थे ना। तुम्हारा मन नहीं है तो तुम आराम करो, लेकिन हमको तो जाना पड़ेगा। इस समय गेहूं को बिना पानी के छोड़ दिया तो रात दिन की हम दोनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। दिन में तो पता है ना पानी का क्या हाल होता है। सुनो, तुम आराम करो, आज हम अकेले ही जाते हैं। नहीं नहीं, हम आपको इतना रात में अकेले नहीं जाने देंगे। दर्द जाए भाड़ में, हम तो आपके साथ चलेंगे। उन दोनों ने बस एक नज़र अपने सोते हुए बच्चे पर डाली और फिर चुपचाप टॉर्च उठा ली और निकल पड़े खेत की ओर। रामेश्वर और सीता टॉर्च की रोशनी में बढ़े जा रहे थे। दूर कुत्तों और सियारों के बोलने की आवाज लगातार आ रही थी। सीता ने टॉर्च थामे रखा था और रामेश्वर के हाथ में था एक मोटा सा डंडा। डंडा इसलिए कि कहीं कोई जानवर वानवर का सामना ना हो जाए। उनके खेत की एक खास बात थी जो पूरे गांव में चर्चा का विषय भी रहती थी, और वो ये थी कि उनका खेत गांव के पुराने कब्रिस्तान के बिल्कुल पास था और वहां एक आम का पेड़ भी था। उस कब्रिस्तान और उस पेड़ के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे। कुछ कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, तो कुछ कहते थे कि वहां कोई दिखाई भी देता है। कोई कहता है किसी ने उसे रात को पकड़ लिया था, तो कोई कहता कि कोई साया उनसे बीड़ी मांगता है। लेकिन रामेश्वर हमेशा इन बातों को बेकार समझकर नजरअंदाज कर देता, क्योंकि वो तो ना जाने कितनी बार उस रास्ते से गुजरा है। जैसे जैसे वो खेत की ओर बढ़ रहे थे, रात और गहराती जा रही थी। हवा में थोड़ी ठंडक थी। अचानक उन दोनों को कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। कुछ देर पहले जो कुत्ते भौंक रहे थे, उन्होंने बहुत ही अजीब तरीके से रोना शुरू कर दिया था। हमको ना ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, खासकर रात में तो और भी डर लगता है। रात काम के लिए थोड़ी ना होता है, रात तो भूत प्रेतों के लिए होता है। तुम भी ना हर चीजें में भूत प्रेत ढूंढ लेती हो। अरे कुछ नहीं होता ही साहब। हम लोग कितनी बार यहाँ आए हैं बोलो, कितनी बार आए हैं, दिन को भी रात को भी। करीब आधे घंटे में दोनों खेत पर पहुंच गए। उस समय नाली में पानी बहुत कम था, इसलिए उन्होंने पहले थोड़ी देर इंतजार किया। धीरे धीरे पानी का बहाव बढ़ने लगा। जैसे ही पानी का बहाव बढ़ा, उन्होंने अपनी क्यारियों में पानी छोड़ना शुरू कर दिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था।
जैसे हर रोज होता था। लेकिन उस दिन सब कुछ सामान्य कहाँ रहने वाला था। रात जैसे जैसे और काली और गहरी हो रही थी, वैसे वैसे माहौल भी बदलने लगा। सन्नाटा और भारी हो गया। हवा की आवाज भी अब अजीब लगने लगी थी। करीब आधा घंटा बीतने के बाद अचानक उन्हें लगा कि पानी फिर कम हो गया है। क्यारियों में पानी ठीक से नहीं पहुंच रहा था। ए सीता, लगता है नाले में कहीं दिक्कत हो गई है रे। तू यहीं रुक, हम देख कर आते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, हमको अकेले बहुत डर लगता है जी। रामेश्वर टॉर्च लेकर नाले की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो और उसके पीछे चल रहा है। लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि नाला एक जगह से टूट गया था और पानी बगल वाले खेत में जा रहा था। उसने तुरंत मिट्टी उठाकर उस जगह को बंद करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने मिट्टी डालकर काम खत्म किया और पीछे मुड़ने के लिए खड़ा हुआ, उसी पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके बिल्कुल पीछे फिर कोई खड़ा हो। वो उसकी सांसें तक महसूस कर सकता था, क्योंकि उसकी सांसें साधारण नहीं थी, एकदम तेज थी। ऐसा कि लगता था कोई जानवर गुर्रा रहा हो। रामेश्वर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि कहीं कोई जानवर तो नहीं आ गया। उसने धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रामेश्वर ने खुद से ही कहा, शायद वहम हो रहा है हमको। यहाँ कौन आएगा इतनी रात में? जानवर भी तो ना के बराबर आते हैं इस ओर। वो जल्दी जल्दी वापस सीता के पास आया और पूरी बात उसे बताई। अब सीता भी थोड़ा डर गई थी, लेकिन दोनों ने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर वही समस्या हुई। पानी फिर से कम हो गया। ए जी, ये पनिया तो फिर से कम हो गया। फिर कुछ गड़बड़ हो गया क्या? क्या पता सीता, लगता है एक बार फिर से देखने जाना होगा। इस बार दोनों साथ में नाले की तरफ गए और जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि नाला फिर से उसी जगह से टूटा हुआ था। अब ये बात उन्हें थोड़ी अजीब लगी। ये क्या हो गया? ये नाला फिर से टूट गया। और पता है सीता, ये वहीं से टूटा है जहाँ थोड़ी देर पहले टूटा था। इतनी जल्दी फिर कैसे टूट गया? अभी तो ठीक किया था ना। कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना जी? अब क्या कहें हम, वैसे लगता है पानी का बहाव ज्यादा होगा, इसलिए टूट गया होगा। अब तू चिंता मत कर। रामेश्वर मिट्टी डालने लगा और सीता पीछे खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। तभी अचानक उसकी नजर थोड़ी दूर पर पड़ी। उस पुराने आम के पेड़ पर गई जो कब्रिस्तान के बिल्कुल किनारे खड़ा था। और तभी उसे लगा जैसे उस पेड़ की एक मोटी टहनी पर कोई बैठा हुआ है। सीता उसे देखकर चीख पड़ी। अरे क्या हुआ? काहे चिचिया रही हो तुम? सुनो, वहाँ देखो, पेड़ पर कोई है। पेड़ पर? इतनी रात को? रामेश्वर ने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन सच ये था कि वहां कोई था और वो अब नीचे आने वाला था। रामेश्वर को भले ही कुछ नहीं दिखा हो, लेकिन सीता की आंखें अब भी उसी जगह पर टिकी हुई थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे नजरअंदाज करना उसके लिए नामुमकिन था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। अरे काहे बार बार वहां घूर घूर कर देख रही है तू? अरे कुछ नहीं है वहां, तू बेकारे में डर रही है। चल यहाँ से काम खत्म करते हैं और घर जाकर आराम से सोते हैं, कहीं बचवा जग ना जाए। लेकिन सीता का मन मानने को तैयार नहीं था। उसने धीरे से कहा, नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। सच में कोई बैठा था वहाँ, बिल्कुल चुप, हमें देख रहा था। रामेश्वर ने उसकी बात को टाल दिया और जल्दी जल्दी नाला बंद करने लगा। लेकिन उसके अपने दिल में भी अब हल्का सा डर घर करने लगा था, क्योंकि एक बार और
एक ही जगह से नाले का टूटना कोई सामान्य बात नहीं थी। जैसे ही दोनों वापस खेत की तरफ मुड़ने लगे, अचानक उनके पीछे से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। आवाज इतनी साफ और करीब थी कि दोनों एकदम से रुक गए। ये कहाँ गिरा है जी पीछे? रुको, हम देखते हैं। रामेश्वर ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर टॉर्च घुमाई और जैसे ही रोशनी पेड़ के नीचे पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए थम गया। पेड़ के नीचे मिट्टी थोड़ी बिखरी हुई थी, जैसे अभी अभी कोई ऊपर से कूद कर नीचे उतरा हो। और तभी बिल्कुल उसी पल उनके सामने गेहूं की फसल के बीच से कुछ बहुत तेजी से भागता हुआ निकला। रामेश्वर जोर से चिल्लाया, अबे कौन है बे? कौन है वहां? कौन है बे? ये कहते हुए रामेश्वर उसकी ओर भागा, लेकिन सीता डर के मारे उसका हाथ पकड़कर बोली, मत जाओ उसके पीछे, हमको बहुत डर लग रहा है और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। रामेश्वर ने उसकी बात नहीं मानी। वो कुछ कदम आगे बढ़ा और टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली जहां वो साया भागा था। और उसके बाद जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गेहूं की फसल कई जगह से टूटी हुई थी, जैसे कोई भारी चीज उनके बीच से गुजरी हो और बीच में एक साफ रास्ता बन गया था। ये कैसे हो गया? हमारा फसल बर्बाद करके कौन भागा है? मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। सीता, ऐसा तो नहीं कि कोई रात को आम चुराने आया था और हमको देखकर भाग गया? अब दोनों के मन में डर साफ बैठ चुका था। वो घर लौटना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर से गेहूं की फसल की चिंता उनके मन में समा गई। उन्होंने तय किया कि थोड़ा और रुककर पानी पटाने का काम पूरा कर लेते हैं और फिर तुरंत घर लौट जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे वापस अपनी जगह पर पहुंचे, एक बार फिर पानी रुक गया। हे भगवान, ये कहाँ हुआ? फिर से पनिया रुक गया। सुनिए जी, चलिए घर। पता नहीं पनिया को आज क्या हो गया है। सीता, हमको लगता है कि फिर से पाइपिया टूट गया है। चलना, साथ चलकर देखते हैं। दोनों धीरे धीरे नाले की तरफ बढ़े। इस बार उनके कदम पहले से भारी थे, जैसे हर कदम उन्हें किसी अनजानी मुसीबत की ओर करीब ले जा रहा हो। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे, उन्होंने देखा नाला फिर से उसी जगह से टूटा हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उस टूटी हुई मिट्टी के पास किसी के पैरों के निशान थे, लंबे और अजीब, जैसे किसी इंसान के हो, लेकिन पूरे इंसान जैसे नहीं। ये कैसा निशान है जी? इंसान का नहीं लग रहा है ये निशान। कहीं भूत प्रेत तो नहीं आ गया है यहाँ? हाँ? चुप रह, जल्दी से इसे बंद करते हैं और चलते हैं यहाँ से। रामेश्वर झुककर मिट्टी डालने लगा और सीता पीछे खड़ी होकर चारों तरफ देखने लगी। तभी उन्हें फिर वही एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। जैसे ही दोनों ने एक साथ सिर उठाकर उस आम के पेड़ की तरफ देखा, उन्हें पेड़ की सबसे मोटी टहनी पर दिखी एक औरत। उसके पैर हवा में लटक रहे थे, उसकी गर्दन अजीब टेढ़ी सी थी, उसके पैरों के नाखून बहुत लंबे थे और फिर बिना हिले, बिना शरीर घुमाए, उसने सिर्फ अपनी गर्दन धीरे धीरे उनकी तरफ मोड़ दी। भागिए जी, भागिए, यहाँ से इंसान नहीं है, कोई पिशाच नहीं है, भागिए। रामेश्वर के हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी टॉर्च की रोशनी अब भी उस औरत पर पड़ रही थी, लेकिन वो रोशनी उस औरत के शरीर के आर पार निकल रही थी। तभी उस औरत का मुंह धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन वो सिर्फ खुल नहीं रहा था, उसका जबड़ा नीचे की तरफ खिसक रहा था और अंदर दांत नहीं, कुछ और था, काला, गीला और हिलता हुआ। शायद वो उसकी जीभ थी, जैसे सांप की होती है।
रामेश्वर और सीता दोनों के हाथ पैर डर के मारे बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी टॉर्च अब भी उसी औरत पर टिकी हुई थी। और तभी उसे अचानक एक अजीब बात महसूस हुई कि वो औरत सीधे उनकी तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि उसकी नज़र रामेश्वर के ठीक पीछे किसी और चीज पर टिकी हुई थी, जैसे वहां कोई तीसरी मौजूदगी हो जिसे वे दोनों अभी तक समझ ही नहीं पाए थे। रामेश्वर का दिल एकदम से तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें भारी हो गई और उसने बिना पीछे मुड़े ही बहुत धीमी आवाज में सीता से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन डर इंसान से क्या क्या नहीं करवा देता है, और सीता खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे धीरे कांपते हुए रामेश्वर के कंधे के ऊपर से पीछे झांका, और जैसे ही उसकी नजर पीछे गई, उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई, जिससे आसपास का सन्नाटा एक पल के लिए टूट गया। रामेश्वर भी अब खुद को रोक नहीं पाया और वो झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं था, सिर्फ नाले का पानी था जो धीरे धीरे बह रहा था। लेकिन अगला ही पल और भी ज्यादा डरावना था, क्योंकि वो पानी अब सीधा नहीं बह रहा था, बल्कि उल्टी दिशा में ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। यह दृश्य देखकर रामेश्वर का दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। इसी बीच वो औरत वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी थी, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। गायब हो गई जी। चलिए अब एक को सेकेंड यहाँ मत रुकिए, भागिए यहाँ से। दोनों बिना एक सेकंड गवाए पूरी ताकत से खेत के बीच से भागने लगे। उनके पैरों के नीचे की मिट्टी उड़ रही थी और उनकी सांसें इतनी तेज हो चुकी थी कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगी। लेकिन कुछ ही कदम भागने के बाद अचानक रामेश्वर रुक गया, और ये रुकना उसका खुद का फैसला नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों को वहीं जकड़ दिया हो। उसके पैर जमीन में धंस गए थे और वो चाहकर भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। सीता ने घबराकर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी रामेश्वर का सिर धीरे धीरे अपने आप ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी गर्दन को पकड़कर ऊपर की तरफ मोड़ रही हो। और मजबूरी में सीता ने भी ऊपर देखा, और जो उन्होंने देखा उसने उनके अंदर बची हुई आखिरी हिम्मत भी खत्म कर दी, क्योंकि वो औरत अब उनके ठीक ऊपर हवा में उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे झूल रहे थे और उसका चेहरा रामेश्वर के चेहरे से कुछ इंच दूर था। उसकी काली दो मुही जीभ धीरे धीरे बाहर निकलकर रामेश्वर के गाल को छू रही थी, और वो स्पर्श इतना ठंडा और गीला था कि रामेश्वर का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। सीता पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर भी अब जैसे जमीन से चिपक चुके थे। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। अचानक वो औरत एक बार फिर से गायब हो गई, और इस बार वो दिखी उसी आम के पेड़ पर। दोनों आम के पेड़ की ओर घूर घूर कर देख ही रहे थे। तभी वो औरत धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, लेकिन वो पैरों से नहीं उतरी, बल्कि अपने लंबे हाथों के सहारे उल्टी रेंगते हुए नीचे आई, और जमीन पर आते ही एक झटके में सीधी खड़ी हो गई। उसने रामेश्वर की आंखों में देखते हुए धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा कि ये खेत उसका है। और जब रामेश्वर ने डर के बावजूद कहा कि ये उनका खेत है और वे सिर्फ पानी दे रहे हैं, जिसे सुनकर वो औरत उसे घूर घूर कर देखने लगी और उन पर हमला कर दिया। दोनों एक बार फिर से भागने लगे। भागते भागते वे अपने घर पहुंचे और किसी को कुछ बोले बिना सो गए। सुबह जब दोनों कांपते हुए दोबारा खेत पर पहुंचे तो वहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। गेहूं की फसल सीधी खड़ी थी, कहीं कोई टूट फूट नहीं थी और ना ही कोई अजीब निशान दिखाई दे रहा था, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। सीता अब भी डरी हुई आवाज में पूछ रही थी कि क्या वो सब सच था
या फिर कोई सपना। लेकिन रामेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप आम के पेड़ की तरफ देखने लगा। अचानक उसकी नजर उसी टहनी पर गई जहां एक फटा हुआ कपड़ा अटका हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस औरत ने पहना था, और हवा चल रही थी। लेकिन वो कपड़ा हवा के साथ नहीं, बल्कि किसी और ही लय में हिल रहा था। रामेश्वर की नजर धीरे धीरे नीचे गई। मिट्टी पर उसे दो ताजा पैरों के निशान दिखाई दिए, एक उस औरत के और दूसरा उसके अपने।